नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीतिक तर्क और बहस के मुद्दे। विद्यार्थियों, राजनीतिक तर्क और बहस के मुद्दों में आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक तर्क की व्याख्या और सेंसर व्यवस्था न्याय संगत है। विद्यार्थियों, राजनीतिक तर्क की व्याख्या और सेंसर व्यवस्था न्याय संगत है। इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सेमेस्टर फर्स्ट में आएंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारे आएगा क्या लोकतंत्र और आर्थिक विकास साथ साथ चल सकते हैं, क्या संरक्षात्मक भेदभाव न्याय अथवा निष्पक्षता के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्या राज्य को परिवार संस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये तीन टॉपिक्स नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक तर्क की व्याख्या। विद्यार्थियों, राजनीति के विद्वानों का सरोकार अब बहुत सी समस्याओं से है। कहने का क्या तात्पर्य है कि राजनीति के जो विद्वान है उनका संबंध किससे है? बहुत सी समस्याओं से संबंध बताया गया है, जैसे सरकार के विभिन्न अंगों का गठन करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, परिवार और विभिन्न समुदाय की भूमिका, स्वतंत्रता, समानता जैसे महान आदर्शों की समीक्षा, मताधिकार, चुनाव पद्धतियों से जुड़े प्रश्न, नारीवाद, विदेश नीति, विश्व व्यापार संगठन और पर्यावरण की समस्याएं। तो ये मुद्दे कौन से हैं, ये समस्याएं कौन सी हैं? विभिन्न संगठनों का गठन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है, बहुत से परिवार और विभिन्न समुदायों के मुद्दों की बात की गई है। इसी प्रकार से अधिकारों की बात की गई, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, मताधिकार, चुनाव पद्धतियों से जुड़े प्रश्न, नारीवादिता, विदेश नीति, विश्व व्यापार संगठन, पर्यावरण की समस्याएं, ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे वैश्विक धरातल पर है जिनका राजनीतिक विद्वानों ने इन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करना है। अरस्तु और चाणक्य के काल से लेकर आज तक विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन सिद्धांतों के समर्थन में उन्होंने अनेक तरह तर्क या दलीलें प्रस्तुत भी की हैं। प्रश्न यह है विद्यार्थियों कि तर्क यानी आर्ग्यूमेंट का क्या अर्थ होता है और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए विद्वानों ने किस पद्धति का अनुसरण किया है। उन्होंने वैज्ञानिक विधि अपनाई है अथवा गूढ़ चिंतन की पद्धति, जिसे हम दार्शनिक विधि कहते हैं। तो प्रश्न यह हमारे सामने उपस्थित है कि तर्क क्या होता है, और ये तर्क के आधार पर हम किस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, और इस तर्क से निष्कर्ष तक पहुंचने की जो पद्धति है वो वैज्ञानिक पद्धति है या मात्र गूढ़ चिंतन की पद्धति है अर्थात दार्शनिक पद्धति है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम बात करते हैं आज। राजनीतिक तर्क की व्याख्या। किसी भी तर्क की शुरुआत एक कथन से होती है। विद्यार्थियों, एक कथन यानी स्टेटमेंट से होती है। किसी तर्क की व्याख्या मतलब कोई भी समस्या है या कोई भी विषय है तो वह एक तर्क से शुरू होता है, और किसी भी तर्क की शुरुआत जो होती है वो एक किसी कथन से यानी कि किसी एक विषय से शुरू होती है, और विषय में कोई ना कोई एक स्टेटमेंट होता है, वहीं से ये बात शुरू होती हुई फिर तर्क तक पहुंचती है। इस कथन का एक आधार होता है, एक बेस होता है, उसे आधार मानकर कोई निष्कर्ष निकाले जाते हैं। लेकिन यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमने जिसे यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमने जिसे आधार बनाया है उससे सिर्फ एक कथन या प्रस्ताव ही उपजता है। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि जिसको हमने एक आधार बनाया है वह सिर्फ एक कथन ही है, ये प्रस्ताव भी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। एक से ज्यादा प्रस्ताव हमारे समक्ष आ खड़े हो सकते हैं और उन सभी का मूल्यांकन करके कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। निष्कर्ष की वैधता या सत्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वैज्ञानिक विधि का अनुसरण किया गया है या नहीं। देखो क्या कहने का तात्पर्य है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तर्क की शुरुआत कहाँ से होती है? तर्क की शुरुआत कथन से होती है। कथन का क्या कुछ ना कुछ बेस अवश्य होता है। बेस यानी कि कोई ना कोई आधार अवश्य होता है, और उस आधार को मानकर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, आधार को मानकर निष्कर्ष निकालते हैं, लेकिन आधार जो होता है उसका सिर्फ एक कथन या एक प्रस्ताव नहीं होता। उस आधार के बहुत सारे कथन भी हो सकते हैं, बहुत सारे प्रस्ताव भी हो सकते हैं, और इन कथनों से और इन प्रस्तावों के माध्यम से क्या होगा, इन सभी को मिलाकर के मूल्यांकन किया जाएगा, निष्कर्ष निकाला जाएगा। लेकिन निष्कर्ष की या मूल्यांकन की जो वैधता की जांच होगी, उस वैधता की जांच में यह प्रमाणित होगा कि जो निष्कर्ष निकाला गया है वो वैज्ञानिक विधि के द्वारा निकाला गया है या ऐसे ही निकाल दिया गया है या कोई दार्शनिक विधि के द्वारा निकाला गया है, तभी उसकी वैधता या सत्यता
प्रमाणित हो पाएगी। अब देखिए विद्यार्थियों, आधार एक होते हैं लेकिन निष्कर्ष भी अनेक निकल जाते हैं। विभिन्न राजनीतिक चिंतकों ने एक ही आधार से अलग अलग निष्कर्ष निकाले। जैसे न्याय की अवधारणा को ले हम, प्लेटो के अनुसार राज्य में 3 वर्ग होते हैं। प्लेटो ने कहा कि राज्य में कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग होते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। ये तीनों वर्ग अपने कर्तव्यों का यदि निष्ठापूर्वक पालन करें तो समाज में सुख, शांति और न्याय अपने आप ही कायम हो जाएगा। मतलब प्लेटो ये कहता है कि ये तीनों ही वर्ग जो है समाज में रहकर अपने कार्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं, अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं, तो कहीं अन्याय की बात ही नहीं आएगी, सभी कुछ न्यायपूर्ण चलता रहेगा और सुख शांति से चलता रहेगा। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन का समर्थन किया। दार्शनिक राजा एक ऐसा राजा जो सिर्फ और सिर्फ जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा, ना उसका घर होगा, ना उसका कोई परिवार होगा। उसने शासकों और सैनिकों को परिवार तथा निजी संपत्ति दोनों से वंचित रखने का सुझाव दिया है कि जब शासक का या सैनिकों का परिवार नहीं होगा, ना कोई निजी संपत्ति का कोई निजी संपत्ति होगी, तो किसी प्रकार के लोभ प्रलोभन में वह आएगा नहीं। उसका विश्वास था, किसका? प्लेटो का विश्वास था कि संपत्ति और पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाने पर कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो शासकों या सैनिकों को अपने दायित्व से विचलित करे। यही मैंने बताया अभी कि शासक के पास और सैनिकों के पास जब संपत्ति नहीं होगी, पारिवारिक बंधन नहीं होंगे, तो वह मुक्त रूप से अपने कार्यों को परिणित कर सकता है, कार्यों को कार्य रूप में परिणित कर सकता है। प्लेटो को आदर्शवादी चिंतक कहा गया है। प्लेटो को कैसा चिंतक कहा गया? आदर्शवादी। वह जो भी अपने चिंतन में विचार लेकर के आता है वो बिल्कुल आइडियलिस्ट लेकर के आता है, आदर्शवादी लेकर के आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह एक दार्शनिक राजा और ऐसे सैनिकों का उदाहरण प्रस्तुत करता है, या ऐसे सैनिकों के बारे में बताता है कि ना जिसके पास निजी संपत्ति होगी, ना पारिवारिक बंधन होंगे, और इसलिए वह किसी भी प्रकार के मोह माया में, लोभ में नहीं आएगा और वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने राज्य के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करता रहेगा, कल्याणकारी कार्य करता रहेगा। यह प्लेटो ने राज्य के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अब इसके ठीक विपरीत हम व्यक्तिवादियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि न्याय की स्थापना तभी संभव है जब व्यक्ति के ऊपर राज्य का कम से कम दबाव होगा। प्लेटो कहता है कि न्याय कब स्थापित होगा? जब ये तीनों ही वर्ग जो हैं, राज्य में रहने वाले जो तीनों वर्ग हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, तीनों ही अपने अपने कार्यों का उत्तरदायित्व निष्ठापूर्वक करते हैं तो न्याय बना रहेगा। लेकिन व्यक्तिवादी क्या कहते हैं? व्यक्तिवादी कहते हैं कि न्याय कब राज्य के अंतर्गत न्याय कब बना रहेगा? राज्य के अंतर्गत न्याय तब बना रहेगा जब राज्य का कम से कम दबाव व्यक्ति पर होगा। जॉन लॉक, बेंथम और जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार स्वतंत्रता ही न्याय की सर्वोत्तम गारंटी है। ये कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा, व्यक्ति पूर्ण रूप से जब स्वतंत्र होगा तो निश्चित रूप से समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ही कार्ल मार्क्स और एंगेल्स इस विचारधारा के बिल्कुल सहमत नहीं है। वो क्या कहते हैं? सामाजिक व्यवस्था को तब तक न्यायपूर्ण नहीं बनाया जा सकता जब तक कि वर्ग भेद कायम है। मार्क्स और एंगेल्स जो साम्यवादी विचारधारा के पोषक हैं, वो कहते हैं कि जिस राज्य में वर्ग भेद बना रहेगा, सामाजिक व्यवस्था कभी भी न्यायपूर्ण हो ही नहीं सकती है। वर्ग संघर्ष अनिवार्य होगा। न्याय व्यवस्था के लिए क्या होगा कि वर्ग संघर्ष होगा, और जब तक वर्ग मौजूद है तब तक समाज न्याय संगत बन ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, संपत्ति भी एक उलझनपूर्ण अवधारणा रही है। जॉन लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति एक मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार हैं। वास्तव में राज्य का निर्माण ही इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। मतलब जॉन लॉक क्या कहता है संपत्ति की अवधारणा में कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति क्या है? प्राकृतिक अधिकार है, ये इसके स्वाभाविक अधिकार है, और राज्य का निर्माण ही इन अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। राज्य किस लिए निर्मित हुआ है? सिर्फ जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए ही उसका निर्माण किया गया है। संपत्ति के अधिकार पर सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। दूसरी ओर समाजवादी विचारक हैं जो निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देते हैं। मतलब व्यक्तिवादी, उदारवादी विचारकों ने संपत्ति को मान्यता प्रदान करी और प्राकृतिक अधिकार के रूप में रखा और कहा कि राज्य किसी प्रकार का, ये सरकार किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकती। दूसरी तरफ
इसी कथन पर समाजवादी क्या कहते हैं कि निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देते। समाजवादी व्यवस्था में संपूर्ण संपत्ति पर जिसमें उत्पादन और वितरण के साधन शामिल हैं, जैसे कि भूमि, कारखाने, बैंक आदि समाज का अधिकार माना जाता है। मतलब समाजवादी व्यवस्था में संपूर्ण संपत्ति पर जिसमें उत्पादन वितरण के साधन शामिल हैं, जैसे कि भूमि, कारखाने, बैंक आदि समाज का अधिकार, मतलब ये सभी संपत्तियों पर किसका अधिकार है? इस पे निजी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है, इसके अंतर्गत संपूर्ण समाज का इसमें अधिकार होता है। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने वर्ग संघर्ष का विरोध किया है। गांधी जी जमींदारों, पूंजीपतियों से जबरदस्ती उनकी भूमि या कारखाने छीन लेने के हक में बिल्कुल भी नहीं थे। वे पूंजीवादी व्यवस्था को बदलने के बजाय पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन पर जोर देते थे। वे चाहते थे कि पूंजीपति अपने को संपत्ति का ट्रस्टी या न्यासी समझे और उन्हें यह समझना चाहिए कि जो संपत्ति उनके पास है वह वास्तव में समाज की धरोहर है। उसमें से वे अपने लिए उतना ही खर्च करें जितना उनकी सेवाओं के लिए उपयुक्त है और शेष धन समाज को लौटा दें। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी ने वर्ग संघर्ष का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जमींदार और पूंजीपतियों से जबरदस्ती उनकी भूमि और कारखाने छीन लेने का कोई भी हक नहीं है, बल्कि क्या करना चाहिए, पूंजीपतियों को का हृदय परिवर्तन, वो हृदय परिवर्तन करने पे जोर देते थे। और उन्होंने कहा कि जो उनके पास अतिरिक्त संपत्ति है उस संपत्ति का वो अपने आप को ट्रस्टी समझे और उस संपत्ति को वो समाज की धरोहर मानते हुए समाज की सेवा में उसको लगाएं और शेष धन जो अतिरिक्त धन उसके पास होता है उसको समाज की सेवा में लगाते हुए लगाएं या उनको समाज में लौटा दें इन्हीं सेवाओं के माध्यम से। तो सभी के एक ही कथन पर सभी के कितने अलग अलग तर्क हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग निष्कर्ष हमको देखने को मिल रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे उस संपत्ति को गरीबों में बांट दें। उन्हें चाहिए कि मजदूरों को उचित मजदूरी दे और धन को लोकहितकारी कार्यों में लगाएं, जैसे कि विद्यालय, औषधालय स्थापित करना, श्रमिकों के लिए आवास व अन्य सुविधाएं जुटाना। धन को समाज में लौटाने का मतलब क्या है? समाज में लौटाने का मतलब यह है कि लोक हितकारी कार्यों के माध्यम से, लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से उन्हें वापस लौटा दिया जाए। तो इस प्रकार से संपत्ति जो है वो निजी संपत्ति का भी अधिक संग्रहण नहीं होगा और जो संपत्ति निजी संपत्ति के रूप में है उसको ट्रस्टी के रूप में उस संपत्ति को ट्रस्ट के रूप में अपने पास रखेगा और लोक कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत लगाएगा। इसी प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं अध्ययन पद्धतियां, मेथड ऑफ स्टडी। राजनीतिक तर्क की प्रक्रिया तो यही होती है कि अमुक विचार मान्य है, अमुक नहीं है, अमुक विचार सत्य है, अमुक भ्रामक है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि हमारी खोज या छानबीन की पद्धति वैज्ञानिक की हो। कहने का मतलब है कि कोई विचार हमारे सामने, कोई कथन हमारे सामने आता है तो कोई कथन सही होता है, कोई किसी को वही कथन गलत लगता है, किसी को वही सही लगता है। तो सभी के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, पर लेकिन उसकी खोजबीन या उनकी छानबीन की जो पद्धति है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वैज्ञानिक ही हो। विद्वानों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन दार्शनिक ढंग से किया है, वैज्ञानिक विधि से नहीं किया। जैसे कि हम बात करें, प्लेटो ने पहले यह कल्पना की थी कि राज्य कैसा होना चाहिए और फिर यह बतलाया कि वह यह आदर्श राज्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। 18वीं शताब्दी में रूसो, कांट और 19वीं सदी में हीगल ने भी प्लेटो की दार्शनिक पद्धति का अवलंबन किया। रूसो ने ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन करके उनके तुलनात्मक अध्ययन द्वारा सही निष्कर्ष निकालने का प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आड़ में वह निरंकुश शासन का प्रतिपादक बन गया। वह पुरातनपंथी था, इसलिए तो उसे पुरातन युग के छोटे छोटे नगर राज्य आदर्श प्रतीत होते थे। मैक्सी के शब्दों में रूसो की पद्धति निराकार कल्पना की पद्धति है, काल्पनिक पद्धति है, जिसे हम दार्शनिक पद्धति भी कह सकते हैं, सिर्फ जो चिंतन पर आधारित है। वह तथ्यों का उपयोग केवल अपनी पूर्व धारणाओं को पुष्ट करने के लिए करता है। सिर्फ पूर्व धारणाओं को, जो पहले धारणा स्थापित थी, उन्हीं के आधार पर ही वह तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसलिए रूसो की पद्धति भी कैसी हो गई? दार्शनिक पद्धति हो गई, सिर्फ कल्पनाशील पद्धति हो गई। तो अध्ययन पद्धतियां वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के आधार पर अगर निष्कर्ष निकाला जाता है, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और दार्शनिक पद्धति के आधार पर भी निष्कर्ष निकाला जाता है। तो कौन सी पद्धति अधिक वैज्ञानिक है, वही तर्क जो है उसे उन्हीं तर्कों से निकाले गए जो निष्कर्ष है वही प्रमाणित माने जाते हैं। अब बात आती है वैज्ञानिक पद्धति की। वैज्ञानिक पद्धति तार्किक विश्लेषण और पर्यवेक्षण पर आधारित होती है।
तार्किक विश्लेषण पर, लॉजिकल एनालिसिस होता है उसका, और सही प्रकार से ऑब्जर्वेशन होता है, तभी जाकर के वह वैज्ञानिक पद्धति बनती है। इसमें वस्तु, घटना अथवा तथ्य की ठीक ठीक जांच या मापतोल कर ली जाती है। सबसे पहले आंकड़ों या सामग्री को एकत्र किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, तथ्यों को, आंकड़ों को, सामग्री को एकत्रित किया जाता है और अनावश्यक सामग्री को काट छांट करके अलग कर दिया जाता है। उचित सामग्री को अनेक वर्गों या श्रेणियों में विभाजित कर लिया जाता है। उसके बाद तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। उनकी मापतोल करके कारण और कार्य के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हें नियमों का रूप दे दिया जाता है। तो ये कहलाती है वैज्ञानिक पद्धति कि सब जगह से हमने आंकड़े इकट्ठे किए, मापतोल की, जांच परख करी, सामग्री का एकत्रीकरण किया और जो अननेसेसरी हमने जो डेटा इकट्ठे कर लिए उनको काट छाट करके उनको अलग निकाल दिया गया और उनको अनेक वर्गों श्रेणियों में विभाजित करके हमने उन तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण किया, मापतोल की, कारण और कार्य के बीच में संबंध स्थापित किया और निष्कर्ष निकाला। तो ये तो होगी वैज्ञानिक पद्धति। राजनीति को राजनीति विज्ञान बनाने का श्रेय अरस्तु को जाता है, जिसमें उसने अपने युग के 158 संविधानों और बहुत सी राजनीतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया और आधुनिक युग में वैज्ञानिक पद्धति का विकास थॉमस हॉब्स ने किया। गति विज्ञान, भौतिकी, गणित, मनोविज्ञान में उसकी विशेष रुचि रही। रेखागणित को वह सर्वश्रेष्ठ विज्ञान मानता था। इस पद्धति के अनुसार निकाले जाने वाले निष्कर्ष को वह सर्वोत्कृष्ट समझता था। उसने इसी पद्धति का प्रयोग किया। मतलब रूसो की बात की जा रही है कि हॉब्स ने इस गति विज्ञान, भौतिकी और गणित, मनोविज्ञान में विशेष रुचि रखते हुए उन्होंने रेखा गणित को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान मानते हुए ही इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले। इसी पद्धति का प्रयोग किया कि वह निगमनात्मक अनुमान से वह ऐसा निष्कर्ष निकालता था कि पाठकों को बाध्य होकर उसकी बात स्वीकार करनी पड़ती थी। प्रभुसत्ता और कानून संबंधी उसके सिद्धांत कानून के पंडितों को आज भी मान्य है। वह पहला ऐसा दार्शनिक था जिसने राज्य की सार्वभौम सत्ता को पहचाना और चर्च व मजहब को पूर्णतया राज्य के अधीन बना लिया। इस प्रकार से हॉब्स ने अपनी निगमनात्मक अनुमान से ऐसे निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जिसे कि सभी लोगों ने स्वीकार किया। अब निगमनात्मक अनुमान या डिडक्टिव इन्फ्रेंसेस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना। मतलब सामान्य सिद्धांत उसके पास होता है तो उससे वह विशिष्ट निष्कर्ष निकालता है। इसी का विपरीत स्वरूप है आगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत बात आती है विशिष्ट, उसके पास विशिष्ट सिद्धांत होता है और उससे वह सामान्य निष्कर्षों की ओर निकलता है। लेकिन हॉब्स ने निगमनात्मक पद्धति का अनुसरण किया और विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाले। वह ऐसा पहला दार्शनिक था जो कि राज्य की सार्वभौम सत्ता को पहचाना उसने और चर्च और मजहब को पूर्णतः राज्य के अधीन बना लिया। ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद 20वीं सदी में बहुत से लेखकों ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया, जैसे कि ग्राहम वालास, आर्थर बेंटले, लॉर्ड ब्राइस, जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, आमंड और लिपसेट आदि विद्वानों ने राजनीति को शुद्ध विज्ञान यानी प्योर साइंस बनाने के लिए राजनीतिक तथ्यों की नापतोल पर विशेष बल दिया। तो शुद्ध विज्ञान बनाने के लिए क्या किया उन्होंने कि जितने आंकड़े उनके पास इकट्ठे होते हैं उनकी मापतोल करके, उनकी काट छांट करके उन्होंने यह प्रमाणित किया कि यह जो अध्ययन किया गया है ये पूरा का पूरा प्योर साइंस को प्रमाणित करता है। इसके लिए उन्होंने नई नई तकनीकों का प्रयोग किया, जैसे जनगणना, अभिलेखों, आंकड़ों का अध्ययन करना, जनमत जानने की विधियां का उपयोग करना और निष्कर्षों तक पहुंचना। डेविड ईस्टन ने कहा, खोज सुव्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए, सिस्टमेटिकली की जानी चाहिए। यदि कोई सिद्धांत आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो वह निरर्थक साबित होगा। मतलब उसके लिए हमें डेटा कलेक्ट अवश्य करने होंगे। जब तक डेटा कलेक्ट नहीं होते हैं
और नहीं उसको जांच पड़ताल की जाती है, तो जो भी निष्कर्ष निकाला गया है वह निरर्थक ही होगा, वो कोई किसी काम का नहीं होगा। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है विद्यार्थियों कि नियमों को केवल अस्थायी रूप से स्वीकार किया जाएगा। ये नियम तभी तक मान्य रहेंगे जब तक किसी नई खोज की आधार पर वे असत्य सिद्ध नहीं हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो नियम, जो हमने जिन तथ्यों के आधार पर जो हमने नियम निकाला बनाया है, यदि उस नियम को कोई तोड़ नहीं देता है या उस नियम को के आधार पर कोई और आंकड़े एकत्रित होकर के नए निष्कर्ष नहीं निकाले जाएंगे, तब तक तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही नई खोज प्रारंभ हो जाती है, नए निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं, तो वह भी हमारा जो तर्क होगा वो भी उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी और नए तर्क निकल के आएंगे, नई खोज शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से मुक्त समाज में अब बात आती है मुक्त समाज में राजनीतिक तर्क की भूमिका। ऊपर हमने ये बतलाया कि कोई भी निष्कर्ष तभी तक मान्य होगा जब तक कि असत्य सिद्ध नहीं हो जाता। हमारा लक्ष्य सत्य की खोज है कि हमें सत्य प्राप्त हो जाए, परंतु सत्य की खोज के लिए खुलेपन की आवश्यकता है। मनुष्य को राजनीतिक पशु कहा जाता है, परंतु वह सोचने वाला पशु है। मनुष्य कैसा पशु है? राजनीतिक, पॉलिटिकल एनिमल है। लेकिन वह पॉलिटिकल एनिमल कैसा है? सोचने वाला है, चिंतन करने वाला है। उसके पास अवधारणा की शक्ति है, भाषा है, उसके पास पूछने का सामर्थ्य है, क्या यह सही है या क्या यह गलत है, वह जानने का उसको पूरा का पूरा उसके पास बौद्धिकता है, चातुर्यता है। निसंदेह इसके लिए समाज का मुक्त होना जरूरी है, मुक्त यानी स्वतंत्र होना जरूरी है। मनुष्य नए विचार और जीवन मूल्य सुझा सकता है, यानी कि मनुष्य जो है नए नए प्रकार के विचार समाज में लेकर आ सकता है, नए नए जीवन मूल्यों को लेकर के आ सकता है, और नए विचारों और जीवन मूल्यों को तुरंत सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। यह आवश्यक भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे सामने नए विचार आए हैं, जीवन मूल्य आए हैं, तुरंत उसको समाज जो है स्वीकृत कर लेगा और उसको अपना लेगा। ऐसा हर समय संभव नहीं होता है। फिर भी व्यक्ति का यह अधिकार होता है कि नए विचार लेकर के आए, और इस प्रकार की स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के लिए वांछनीय है, मतलब जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनके विचारों को या उनके जीवन मूल्यों को नहीं अपनाएगा तो कोई विचार ही नहीं आने चाहिए, कोई जीवन मूल्य ही नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं होता। मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि नए विचार वह लेकर के आता है, और कुछ विचारों को अपनाया जाता है, कुछ विचारों को नहीं भी अपनाया जाता। तो यही लोकतंत्र होता है, और यही इस लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, और यही व्यक्ति और समाज के बीच में इस प्रकार की वांछनीयता, ये अनिवार्यता होनी भी आवश्यक है। अब बात आती है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था की। सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत यह वह व्यवस्था है जिसमें राज्य सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को अपने दायरे में समेट लेने का प्रयत्न करता है। मतलब सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को अपने दायरे में समेट लेता है, अपनी सीमा में समेट लेता है। यह प्रणाली मुक्त समाज की दुश्मन है। मुक्त समाज की मतलब स्वतंत्र समाज की दुश्मन है। मुक्त समाज के लिए उसे मुक्त समाज वह बिल्कुल भी नहीं चाहता। 20वीं सदी में सोवियत संघ, फासिस्ट इटली, नाजी जर्मनी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का उदाहरण पेश किया गया। माओ से तुंग ने चीन में भी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की। कार्ल पापर हैं, उन्होंने 1945 में प्रकाशित अपनी एक प्रसिद्ध कृति मुक्त समाज और उसके शत्रु, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो, हीगल, मार्क्स, इन तीनों बड़े दार्शनिकों पर सीधा प्रहार किया। उनके अनुसार हीगल के दर्शन के दो बुनियादी दोष हैं। एक तो यह है कि वह विकास को परमात्मा द्वारा प्रेरित एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया मानता है, और दूसरे वह एक निरंकुश सर्वशक्तिमान राज्य की कल्पना करता है। मार्क्स के राजदर्शन में भी उपरोक्त सभी दोष पाए जाते हैं। मार्क्स का भी यही दावा था कि उसने विकास के नियमों का पता लगा लिया, और उसके मतानुसार इतिहास एक क्रमबद्ध विकास का परिणाम है, और इतिहास की प्रगति में भौतिक परिस्थितियों का सबसे अधिक योगदान रहता है। उसका विश्वास था कि पूंजीवाद का विनाश अनिवार्य है। उसने उन तरीकों की भी चर्चा की जिन पर चलकर साम्यवाद लाया जा सकता है। एक स्थान पर उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हर नए समाज का जन्म हिंसक क्रांति रूपी दाई की मदद से होता है। मतलब जैसे
एक बच्चे का जन्म होता है और दाई के माध्यम से, जैसे प्राचीन काल में या परंपरागत रूप से रूढ़िवादिता के रूप में दाई बच्चे का जन्म करवाती है, उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि हर नए समाज का जो जन्म है वो हिंसक क्रांति के माध्यम से ही होता है। तो कार्ल पॉपर के अनुसार मार्क्स का यह सिद्धांत भ्रांतियों से परिपूर्ण है। मार्क्सवाद ने हर तरह के ताले की एक कुंजी से खोलने का प्रयास किया, जिसे किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। ऐतिहासिक भौतिकवाद की एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में पेश करना मार्क्स की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता विद्यार्थियों जो संपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ज्यों का त्यों लागू हो जाए। पॉपर ने क्रांतिकारी उपायों के अवलंबन को ठीक नहीं माना। उसके मतानुसार क्रांति व हिंसा का प्रचार करना शांति और सुव्यवस्था की जड़ को ही काट देता है। कार्ल पॉपर ने खंडशील सामाजिक इंजीनियरिंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसका सार यह है कि हम खंडशील यानी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। समाज कैसे बनेगा? थोड़ा थोड़ा करके ही वो आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, जो ये सर्वाधिकारवादी जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें जिसको मुक्त समाज का दुश्मन बताया गया है, इसकी अपनी एक अलग धारणा है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये जो प्रणाली है, वो मुक्त समाज की दुश्मन है, कि फ्री समाज नहीं होना चाहिए। इसमें जो उदाहरण दिए गए सोवियत संघ, फासिस्ट इटली, नाजी जर्मनी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का उदाहरण पेश करते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पूरा शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो रहने वाले जो लोग हैं, जनता है, वो मुक्त हो। वे चाहते थे कि वह किसी न किसी प्रकार से नियंत्रित होनी चाहिए, तभी सर्वाधिकारी व्यवस्था कायम की जा सकती है। कार्ल पॉपर ने भी 1945 में प्रकाशित अपनी कृति में, जिसका नाम बताया गया मुक्त समाज और उसके शत्रु, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, किसकी पुस्तक है ये? कार्ल पॉपर की है। उसमें प्लेटो, हीगल और मार्क्स, इन तीनों के दार्शनिकों पर सीधा प्रहार कर दिया इन्होंने। किसके अंतर्गत? किस पुस्तक के अंतर्गत? ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज के अंतर्गत। उसने हीगल के दर्शन के दो बुनियादी दोष बता दिए। एक बताया कि वह विकास को परमात्मा द्वारा प्रेरित एक पूर्ण निर्धारित प्रक्रिया मानता है, कि भाई परमात्मा ने बनाया है, ये पूर्ण निर्धारित प्रक्रिया है। हीगल के बारे में वो कहता है। फिर कहता है कि वह कहता है कि एक निरंकुश और सशक्तिमान राज्य की कल्पना करता है। कौन करता है? हीगल करता है। तो इस प्रकार से इसका दर्शन के दोष बताए किसने? कार्ल पॉपर ने। इसी प्रकार से मार्क्स के राजदर्शन पर भी उसने दोष मढ़ दिए। उसने क्या दोष मढ़ दिए? उसने कहा कि मार्क्स का जो एक सिद्धांत है वो सभी जगह लागू नहीं होता। उसने कहा इतिहास एक क्रमबद्ध विकास, मार्क्स ने कहा कि इतिहास एक क्रमबद्ध विकास का परिणाम है, कि इतिहास की प्रगति में भौतिक परिस्थितियों का सबसे अधिक योगदान रहता है। उसका विश्वास था कि पूंजीवाद का विनाश ही अनिवार्य है। किसका? मार्क्स का। कार्ल पॉपर ने इसका विरोध किया। उसने उन तरीकों की भी चर्चा करी जिन पर चलकर साम्यवाद लाया जा सकता है। मार्क्स ने उन तरीकों की, वो तरीके कौन से थे? वर्ग संघर्ष, कि वर्गों में जब संघर्ष होगा तभी स्थिति कैसी आएगी? साम्यवादी आएगी। एक स्थान पर उसने यह भी कहा कि हर नए समाज का जन्म हिंसक क्रांति रूपी दाई की मदद से होता है। किसने कहा? मार्क्स ने कहा। लेकिन कार्ल पॉपर के अनुसार मार्क्स का ये सिद्धांत भ्रांतियों से परिपूर्ण है। कार्ल मार्क्स ने इसका भी विरोध किया। उसने कहा, क्योंकि कार्ल पॉपर कैसा विचारक था? सर्वाधिकारवादी। तो उसने इन भ्रांतियों का विरोध कर दिया कि ये सब भ्रांतियां हैं, ये सब सिद्धांत जो है भ्रांतियां हैं, ये इनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मार्क्सवाद ने हर तरह के ताले को खोलने के लिए एक ही कुंजी यानी एक ही की का इस्तेमाल किया, और वो एक की क्या थी? वर्ग संघर्ष। किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं कहा उसने। कार्ल पॉपर ने उस की को, वर्ग संघर्ष को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं बताया। ऐसे ही ऐतिहासिक भौतिकतावाद को एक सार्वभौम वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में पेश करना मार्क्स की सबसे बड़ी भूल बताया उसने, कि ऐतिहासिक भौतिकतावाद एक सबसे बड़ी भूल है। किसकी? मार्क्स की। ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता जो संपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया पर ज्यों का त्यों लागू हो जाए। मतलब मार्क्स ने हर बार एक ही नियम लेकर आया कि समाज में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग होता है, एक सरवारा वर्ग होता है, दोनों के बीच में क्रांति होती है, तब जाकर के दोनों के जब सरवारा वर्ग जब पूंजीपति के प्रति क्रांति कर देगा तभी साम्यवाद स्थापित होगा। लेकिन ये हर ऐतिहासिक प्रक्रिया में ऐसे के ऐसे लागू नहीं हो सकता। कार्ल पॉपर ने कहा कि क्रांति और हिंसा का प्रचार करना शांति और सुव्यवस्था की जड़ को ही काट देना है।
इसलिए कार्ल पॉपर ने खंडशः सामाजिक इंजीनियरिंग की बात की है। उन्होंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके ही समाज बनता है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तभी जाकर के समाज बनेगा। कार्ल पॉपर की ये है अवधारणा है सर्वाधिकारवादी समाज के आधार पर। इसी के आधार पर हम आगे बात करें उदार राजनीतिक व्यवस्था की, तो उदार राजनीतिक व्यवस्था का सीधा संबंध किससे है? उदार राजनीतिक व्यवस्था यानी उदारवादी विचारधारा का संबंध सीधी बात आती है व्यक्ति की स्वतंत्रता से है। उदारवादी चिंतक व्यक्ति की स्वतंत्रता और भरपूर विकास में विश्वास रखते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो अपने भरपूर विकास कर पाएगा, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक। वे उन सभी कानूनों, प्रथाओं, विश्वासों को खात्मा चाहते हैं जो मुक्त समाज के निर्माण में बाधक हैं। मतलब वे कहते हैं कि कानून, प्रथा और विश्वास जो है उसका बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए जो मुक्त समाज के निर्माण में बाधक है। ओपन सोसाइटी के मार्ग में जो जो चीजें बाधाएं पहुंचाती हैं उनका खात्मा कर देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए। उदारवाद कहते हैं, उदारवाद के अनुसार व्यक्ति कोई जड़ पदार्थ या कल्पऊर्जा नहीं है जिसे चाहा वहां फिट कर दिया। वह भले बुरे के बीच का कोई अंतर कर सकता है। व्यक्ति जो होता है वो कल्पऊर्जा नहीं है, जहां उसको फिट कर दिया वहां चल पड़ेगा वो। वह भला बुरा अच्छी प्रकार से अपना सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता है, ऐसा उदारवादी कहते हैं। कोई भी सत्य होता है वो अंतिम सत्य नहीं होता। इसलिए राज्य या समाज व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन पर रोक नहीं लगा सकता। राज्य, समाज यानी कोई भी एक ऐसी शक्ति जहां पर व्यक्ति को परतंत्र किया जाए, नियंत्रित किया जाए, वो अनुचित होगा। तो इसलिए एक ऐसे राज्य में, एक ऐसे समाज में व्यक्ति विकास कर सकता है जिसमें वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो। परंतु व्यवहार में ऐसा देखने में आता है कि उदार लोकतंत्र में भी बहुधा व्यक्ति को लंबी अवधि तक समाज को चुनौती देते हुए खड़े रहना पड़ सकता है।